अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो सियासी जमातों के दरमियान जो डायलॉग की बात की जा रही है, उसी हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का एक अहम बयान सामने आया कि खुद मुस्लिम लीग नून जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अगर गैर मशरूत तौर पर तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अहम फैसला आया है कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो फॉर्म 47 से मुतल्लिक बयान दिया था, उस बयान पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया और बानी PTI ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर हिदायत भी पार्टी को दे दी हैं। फिर इन तमाम जो सियासी बातें हैं, इसी के दौरान अगर आप देखें तो IMF के साथ मुज़ाकरात का अहम मामला भी इस वक्त ज़ेर बहस है कि IMF के साथ मुज़ाकरात और मुआहदे के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, या फिर जो IMF से मुतल्लिक कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं कि IMF ने नई शराइत रख दी हैं, वो शराइत क्या हैं, आवाम पर बोझ आने वाले दिनों में बढ़ेगा या कम होगा। फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर हम देखें तो निजकारी के हवाले से 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है और उसी हवाले से हमने देखा कि पहले भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब ये मामलात हैं क्या निजकारी के हवाले से, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और IMF के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है उससे अवाम को रिलीफ मिल सके नहीं। हम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि IMF से के साथ जो मुआहदा है उस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। आप ये बताएंगे कि मुआहदे के हवाले से जो ये बात सामने आ रही है कि अब IMF ने नई शराइत रख दी हैं, आप बताएंगे कि वो नई शराइत क्या है और मुआहदे के हवाले से स्टेटस क्या है? देखिए, अभी तक तो कोई नई शराइत उनकी सामने नहीं आई है। उनकी बस यही शराइत थी कोई रेवेन्यू के ऊपर और कुछ जो शॉर्टफॉल्स आ रहे थे बजट में उसके ऊपर, बट एज सच कोई क्लियरली नई शराइत उनकी अभी सामने नहीं आई। अच्छा, लेकिन बातचीत जो है वो इस वक्त जारी है, और आप क्या समझते हैं कि मुआहदा कब तक हो जाएगा सलीम साहब? देखिए, वो 15 को आ रहे हैं, 15 मई को, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2 हफ्ते का उनका स्टे होगा, तो मोर और लेस चीजें फाइनल हो जाएंगी ड्यूरिंग देयर स्टे। और मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर हर्डल है IMF के मुआहदे में। अच्छा, लेकिन ये जो एक तासुर है सलीम साहब के IMF के साथ, IMF ने ये भी शर्त रखी है कि आप बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें। ये जब बातचीत शुरू होगी तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में वाकई गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में जो है वो इजाफा हो? देखें, उनकी जो मेन शरायत है ना वो ये है कि जो भी प्राइसिंग होनी चाहिए वो इंटरनेशनली आप उसको कंप्लाई करें, सब्सिडीज ना दें इस सेक्टर में, और जो सब्सिडीज दी हुई भी हैं उनको ख़त्म करें। और ये बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने ना ये कहा कि आप प्राइस इतनी बढ़ाएं या इतनी कम करें, वो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि उसके तहत आप चलें। लेकिन सलीम साहब, अगर सब्सिडीज आप ख़त्म करेंगे तो बोझ तो बढ़ेगा मेरा ख्याल है। देखिए, सब्सिडीज जो दी जा रही है ना वो कुछ सेक्टर्स को दी जा रही हैं, आम आदमी को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा उन सब्सिडीज का। तो ये उनका पॉइंट ये है। उनका पॉइंट ये है कि आम आदमी को तो कोई सब्सिडी जा ही नहीं रही है। अब जैसे हमारा BISP प्रोग्राम है, वो कहते हैं आप इसको फर्दर बढ़ाएं जी। आप BISP को फर्दर बढ़ाएं। अच्छा। इसको फर्दर एक्सपेंड, क्योंकि ये डायरेक्टली आम आदमी को बेनिफिट जा रहा है। वो जो सब्सिडीज की बात कर रहे हैं वो चंद लोगों को जा रही है और वो कह रहे हैं इसको आप खत्म करें। अच्छा, लेकिन यही अब अगर आप देखें तो इस वक्त जो बजट का मामला है वो भी ज़ेर बहस है। सलीम साहब, इस बजट में आप क्या देख रहे हैं कि क्या हुकूमत को कोई मुश्किलात दरपेश हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ अगर दिया जाए तो किस तरह दिया जाए? मईशत की सूरत हाल बड़ी मुश्किल है, तो इस बजट में आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ नया होगा? देखिए, मुझे तो इस बजट में कोई रिलीफ वाली सिचुएशन तो नज़र नहीं आती। गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो कहीं किसी को कोई रिलीफ दे सकें, बट वो कोशिश यही करेंगे कि बजट जो है वो बेहतर से बेहतर बना सकें प्रेजेंट हालात के अंदर। अच्छा, लेकिन मुश्किलात हैं, खुद ऑब्वियसली हुकूमत को मईशत से मुतल्लिक मुश्किलात तो दरपेश हैं। बिल्कुल हैं, और बजटरी मुश्किलात भी हैं। तो रिलीफ देना मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इस वक्त सलीम मांडवीवाला साहब, अगर आप देखें तो निजकारी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। PIE की निजकारी के हवाले से अभी मेरा ख्याल है 10 से 15 रोज़ की तोसी की गई है।
ये निजकारी के हवाले से आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जिसमें आप भी शामिल हैं। क्या पीपल्स पार्टी को निजकारी के हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए कमेटी तश्कील दी गई है, या क्या वजूहात है? नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। वो बेसिकली चेयरमैन साहब ये चाहते थे बिलावल साहब के हमें पता हो कि निजकारी किस तरीके से की जा रही है, क्या किया जा रहा है, कौन किस तरीके से पीआईए को, मेनली इट वाज फॉर पीआईए, और उसमें हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ, और उन्होंने हमें ब्रीफ दिया था कि हम इस तरीके से पीआईए की निजकारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है और क्या उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। तो ये इसलिए बेसिकली ये कमेटी बनाई गई थी। हाँ, तो सलीम साहब, जो पीआईए की निजकारी के हवाले से कहा गया कि बस आने वाले चंद दिनों में हो जाएगी, तो उसमें ताखीर की वजूहात क्या हैं? देखें, पीआईए की निजकारी जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज़ नॉट कि आप कोई दुकान को या किसी चीज़ को उठा के आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। मतलब उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ओवरऑल एयरलाइन का स्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी ज़रा आपको थोड़ा डिटेल में जाके माइन्यूटली जाके उसकी निजकारी को देखना पड़ेगा। इस तरीके से आप सिर्फ नहीं कोई आ जाए आप उसको पीआईए हैंड ओवर कर दें, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त सलीम मांडीवाला साहब, अगर आप देखें तो जहां पर मईशत की बात हो रही है, आईएमएफ के साथ मुआहदे की बात हो रही है, पहले तो ये बताइएगा कि माजी की तरह क्या आईएमएफ इस मरतबा भी तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करेगी मुआहदे के हवाले से, या नहीं, इस मरतबा सिर्फ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे? देखिए, मैं अब आईएमएफ के बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता, बट वो हमेशा हर पार्टी से मिलते हैं, तो वो मेरे व्यू में वो सारी पार्टियों से फिर भी मिलेंगे जब आएंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और शायद उनसे कमिटमेंट भी मांगे कि जी हम ये प्रोग्राम में जा रहे हैं और आप इसको सपोर्ट करें पॉलिटिकली। ये तो मैं कह नहीं सकता, बट वो और डिपेंड करता है आईएमएफ के ऊपर, आईएमएफ को। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अब जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से मुस्लिम लीग नून भी मुख्तलिफ बयानात दे रही है, दीगर सियासी जमातों के बयानात भी आ रहे हैं। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए आप समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पीटीआई के साथ बातचीत होनी चाहिए? देखें, हम तो पीटीआई की गवर्नमेंट से नादिर ये तो बात करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि आप हमें भले जेल में भी डालें, बट बातचीत पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते रहें। मगर वो पीटीआई का कुछ स्टाइल ऐसा है कि वो समझते हैं कि हमें बातचीत करने की जरूरत ही नहीं है, हम बातचीत के बगैर ही सब चीजें करेंगे और एक ऑफेंसिव किस्म की पॉलिटिक्स करेंगे। तो वो अब पीटीआई की मर्जी है, बाकी हमारे दरवाजे तो हर वक्त खुले रहते हैं उनके लिए। सर, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर बानी पीटीआई गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब भी तैयार हैं। अगर इसी तरह गैर मशरूत और मुतालबात रखे बगैर आपसे अगर मुज़ाकरात होते हैं तो पीपल्स पार्टी भी तैयार है बातचीत के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो कभी मना किया ही नहीं ना। हम तो ऐसी पार्टी है ही नहीं जो कि हम पॉलिटिकल पार्टी से बात ना करें। आपने देखा होगा जब ये इलेक्शन भी हुए, सारा कुछ हुआ, तो हमने पीटीआई से भी बात की कि जी आप बताएं क्या करना है, कैसे चलना है। तो हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हम तो हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उससे हम इंगेज करते हैं। लेकिन इस वक्त सलीम साहब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीपल्स पार्टी के वफाकी काबीना में शमूलियत के इम्कानात बढ़ गए हैं और शायद बजट से पहले पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं सर, इस हवाले से कोई बातचीत आगे बढ़ी है? क्या आप वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे अभी तक हमारी लीडरशिप ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि हम काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये खुर्रम दस्तगीर साहब की अपनी एक फीलिंग हो सकती है कि शायद हम ज्वाइन कर रहे हैं, मगर अभी तक हमारी लीडरशिप ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि हम काबीना का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, सही। सर, ये इस वक्त एक आखिरी सवाल होगा कि स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद दोनों ऐवानों की जो कमेटियां बननी होती हैं, उस हवाले से भी कहा गया कि 10 मई तक आप नाम दें, कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कमेटियों का फैसला नहीं हो सका। आप बताएंगे कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है? सेनेट और कौमी असम्बली की कमेटियां कब तक तश्कील पा जाएंगी? इस पर प्रोग्रेस हो चुकी है
लोगों ने अपनी चॉइसेस दे दी हैं, नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी, और लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मीटिंग होनी है इसके ऊपर, और कमिटीज जो हैं वो बाइफरकेट हो जाएंगी दोनों, बिटवीन द ऑपोजिशन एंड, और उसके बाद कमिटीज बन जाएंगी। अच्छा, मतलब इसमें डेवलपमेंट है कि नाम शाम जो है नाम दिए गए हैं, लेकिन अब लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर की मुलाकात बाकी होनी है। जी, वो करेंगे और उसमें कमिटीज बाइफरकेट हो जाएंगी कि इतनी ऑपोजिशन की आ गई, इतनी आ गई ट्रेजरी की, और उसके बाद फिर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगी। चलें, ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ना। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मौलाना साहब के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इंतखाबात के हवाले से जितने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल थी क्या, हम उस वक्त के गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त जो मौलाना साहब की जानिब से मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठाए जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, उस वक्त मौलाना साहब ही की जमात के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में थे, साबिक़ गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और उनके सामने हम मुख्तलिफ जो सवालात हैं जो खुद उनकी जमात की जानिब से इंतखाबात से रिलेटेड रखे गए हैं उन पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब, आपने वक्त निकाला। सर, मुख्तलिफ सवालात हैं ख़ासतौर पर इंतखाबात के हवाले से, जो आपकी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त अगर आप देखें तो गवर्नर और सीएम खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, दोनों का ताल्लुक जो है वो एक ही इलाके से है। आप सूरत हाल सूबे की किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो चूँकि दो जमातों के अलग अलग नुमाइंदे हैं, और जैसे आपने फरमाया कि डी खान से दोनों हैं कि दोनों एक हलके से हैं। हमारे सूबे के अपने कोई रवायात है, हम अक़दार रखते हैं। सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी हमारा एक थोड़ा इम्तियाज़ है कि हम ना एक दूसरे को सिर्फ बर्दाश्त करेंगे बल्कि शाइस्तगी, अक़दार, रवायात, इसका ख्याल भी रखेंगे। आप देखें, मेरे तकरीबन शायद ये तारीख़ का पहली बार है कि मैंने 4 हुकूमतों के साथ काम किया। 2 PTI की हुकूमतें थी, एक महमूद खान साहब के, एक आज अली अमीन साहब की, और 2 निगरान हुकूमतों के साथ। लेकिन पार्टी इख्तिलाफात या जमाती इख्तिलाफात या मेरा कोई आईनी या कानूनी राय वो मैंने हर हाल में पूरी की है, लेकिन आज तक एक फ़र्द को ये नहीं कह सकता कि मैंने आईनी मनसब की खिलाफ वर्जी की हो और मैंने उसको सियासी रंग दिया हो। मुझे खुद दुख हो रहा है क्योंकि आपको भी लम होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है। गवर्नर के पास ये एक आईनी मनसब है और वफाक का नुमाइंदा होता है कि वो अच्छे अंदाज में अगर कोई मुश्किल पेश आए तो उसके हल के लिए अच्छे अंदाज में बात करे। और इस तरह हमारे दौर में PTI की हुकूमत थी, इस तरह मुश्किलात आई, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत थी, फिर निगरान हुकूमत थी, 2-3 बार वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। और महमूद खान साहब को तो यहाँ तक को असम्बली तोड़ रहे थे और PDM भी यही चाहती थी कि असम्बली टूट जाए। बेहसियत एक आईनी मनसब पर चूँकि मैं बैठा था तो मैंने 10 बार से ज़्यादा कहा कि आप असम्बली मत तोड़ने दें, क्यों कि ये असम्बली जोड़ने की जगह है। और इस वक्त हमारे सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, माशी सूरत हाल, बेरोज़गारी का, महंगाई का,
लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, उस वक्त जब आप गवर्नर थे, जैसे आपने जिक्र किया कि अमन अमान की सूरत हाल भी ठीक नहीं थी या मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे थे, आप जब गवर्नर थे तो क्या उस वक्त ये सोच थी या कोई ऐसा लम्हा आया जब गवर्नर रूल की बात की गई हो? देखिए, जब महमूद खान की हुकूमत थी तो इस तरह बातें हो रही थी। मैंने कहा कि मुल्क जमहूरियत की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्शन होने को है और हमें नहीं चाहिए, राय थी। मैंने भी, मुझे किसी ने कहा नहीं, अखबारात और आपके मीडिया की वसातत से पता हुआ। अभी भी मैं जब गवर्नर था तो मेरे दो स्टेटमेंट टीवी पे आ चुके हैं कि गवर्नर जो है मैं इसका मुखालिफ हूँ। अभी 4 महीने नहीं हुए कि हुकूमत बनी है और एक मैंडेट जिस तरह भी है, मैंडेट मिला है और हम आज से कह दें कि हम गवर्नर राज लगाते हैं तो एक सियासी कारकुन के होते हुए मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं जमहूरियत को लपेट कर गवर्नर राज लगाऊं। ये मेरे टीवी पे 2-3 इंटरव्यू है, ये पिछले 20-25 दिन में आप देख लें। मैं ये नहीं कहता, हमें चाहिए कि हम अपने इख्तियारात देखें, इसमें कोई शक नहीं वज़ीर आला के इख्तियारात वज़ीर आला साहब। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, ये बताइएगा कि अब उस वक्त जो इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें की गई, मुख्तलिफ बातें हुई, मौलाना साहब जो हैं वो नताइज को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप गवर्नर थे, आप बताएंगे कि उस वक्त 8 फरवरी को इंतखाबात में असल में हुआ क्या? देखिए, इससे हमारा कोई काम नहीं, ना ये हमसे रिलेटेड चीज़ें हैं, चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन का काम है। और मैं तो मुझे दुख होता है बैसियत सियासी कारकुन, जब कल आपके चैनल में और बाकी चैनलों में हिंदुस्तान की इलेक्शन के बारे में बताया जा रहा था और मोदी तकरीर कर रहे हैं, कोई दूसरा तकरीर कर रहा है और कहते हैं कि अब हमारा इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है और इसके नताइज जून में निकलेंगे। कब? अभी मई और जून 2 महीने बाद। और इतना मजबूत इलेक्शन कमीशन है कि 2 महीने बाद भी रिजल्ट अनाउंस करता है और कोई। लेकिन बतौर सियासी रहनुमा आप क्या देख रहे हैं कि उस वक्त सूरत हाल थी क्या? देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को भी इस तरह रोल अदा करना चाहिए कि किसी की भी उंगली ना उठे। आप देखिए 2018 के इलेक्शन 4 साल लोग सड़कों पर थे। ये वाहिद इलेक्शन है मुल्क का कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों नहीं मानते। देखिए, ये बहुत इससे हमारी माशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेकाम, ये चीज़ें बढ़ती रहती है, इसको हमने कंट्रोल करनी है। अब जब सारी सियासी जमातें यूनानिमस कह रही है कि गड़बड़ हुई है, चूँकि ये सियासी जमातें बारीकबीनी से देखती है और जो इक़्तिदार में है और जो नहीं है दोनों इस पे मुत्तफिक है, तो इस तरह की चीज़ें, इनका ख़ात्मा ज़रूरी है। हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 64% से ज़्यादा हमारे नौजवान हैं। हमने नौजवानों को रियासत से मिलाने के बजाय बेरोज़गारी का सर्टिफिकेट देकर रियासत के मुखालिफ कर रहे हैं और हम आपस में सियासत में लगे हैं। भाई, इन नौजवानों को हमने मिलाना है, इनके लिए सियासी हुकूमतों का काम यह है कि रोज़गार दे दे, अच्छे इन्वायरमेंट पैदा करे, अच्छे अच्छे मंसूबे लाए। तो ये हुकूमत। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, जब आप गवर्नर थे तो आपने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, आपने यहाँ तक कहा था कि सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकती। आप समझते हैं कि उस वक्त जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने या जो आपके सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुए थे, जो तजावीज़ रखी गई थी, इंतखाबात एन उन्हीं तजावीज़ के मुताबिक हुए हैं? देखिए, आपको इल्म होगा कि बैसियत गवर्नर में जब बैठा था तो मैंने ना सिर्फ इंटरव्यू दी बल्कि तारीरी तौर पर 3-4 खतूत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को। और यही कहा कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सियासी जमातों से मशावरत करें। गवर्नर जो है वो ज़रूरी नहीं है, न मेरा इसमें कोई रोल है। अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक होती है और आप पे
इस तरह एजेंडा आपको देता है और इस तरह तजावीज़ात देती है जिससे मुल्क में इंतखाबात की सियासत जो है वो मजबूत होती है, तो इलेक्शन कमीशन को माना। और ये रिकॉर्ड पे है, मैं आज नहीं हूँ लेकिन मेरे 4-5 खतूत रिकॉर्ड पे है, इंटरव्यू मेरे रिकॉर्ड पर है। मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं समझता हूँ हुकूमत जिसकी भी हो ये कोई मानी नहीं रखता। आज मैं कल मैं गवर्नर था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। हाजी गुलाम अली साहब, सर अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हाजी गुलाम अली साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आपने जिक्र तो किया इलेक्शन के हवाले से, या आपका मौक़िफ़ तो ठीक है, लेकिन इवन अगर आप देखें तो साबिक निगरान वज़ीर आज़म साहब का जो बयान है फॉर्म 47 से मुतल्लिक, आप बतौर साबिक गवर्नर क्या देख रहे हैं, ये बयान किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अहम रोल जो है हुकूमत का होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वफाकी। वफाक के वज़ीर आज़म ने जो बात की उस बात को छोटी नहीं लेनी चाहिए। उसने, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से इस इलेक्शन पर और इस निज़ाम पर मोहर सब्त कर ली और कह दिया उसने कि आप सब फॉर्म 47 के पैदावार हैं। मैंने नहीं कहा, न मैं कहूँगा, ये उसने कहा। तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप वज़ीर आज़म थे तो ये चीज़ें क्यों हुई, या निगरान हुकूमतों से, गवर्नर का इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, आप भी सर उस वक्त गवर्नर थे और गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है। अगर सूबे में कुछ हो रहा है तो बतौर वफाक के नुमाइंदे आपने भी तो मामला देखे होंगे कि वहाँ पर क्या हुआ। क्या आप समझते हैं कि वाकई नताइज में कोई गड़बड़ हुई है जो सवालात उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से? मैं ये नहीं कहता, ये पूरी कौम कहती है, सियासी जमातें कहती है और उसी का ये जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ कि जो मुश्किलात फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थे, 2-3 बार मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे आए और जो बातें हमने वहाँ डिस्कस की और पुलिस के लिए जो चीज़ ज़रूरत थी, अमन व अमान की बेहतर के लिए जो ज़रूरत थी, CTD के मजबूत करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत थी, उसने कि मैं कर लूँगा, अप्रूव कर दी। और फिर हमारे जो बकायजात थे सूबे के, उसमें देखिए वज़ीर आज़म साहब ने इतने सख्ती से अदायगी दी, रिकॉर्ड पे है कि फेडरल फिनांस सेक्रेटरी को कहा कि सूबाई फिनांस सेक्रेटरी के साथ बैठ के 7 दिनों में ये मसला हल करें। अब चूँकि हमने तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और तमाम लोगों को गवर्नर हाउस में इकट्ठे किए। अब ये फैसला जब हो गया, ये फिर सूबाई हुकूमत का काम है और वफाकी हुकूमत का, या वो हमें बताएंगे कि इस जगह में दोबारा हमें मुश्किलात है। तो मैं तो अगर PTI की हुकूमत है, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये सूबा हमारा है और इस सूबे की आवाम की खिदमत हम अपना फ़र्ज समझते हैं, पेशावर की खिदमत अपना फ़र्ज समझते हैं। जो मुश्किलात होगी वो हम इस नज़र से नहीं देखेंगे कि ये PTI कहती है, पीपल पार्टी कहती है, JUI कहती है, बल्कि उस मुश्किलात का हल करने में अपना फ़र्ज समझता हूँ। लेकिन हाजी गुलाम अली साहब, ये बताइएगा कि जब आप गवर्नर थे तो उस वक्त भी आपने TTP के हवाले से बातचीत की थी, कुछ इलाकों का आपने नाम भी लिया था। आप ये बताइएगा कि जब आपने ओहदा छोड़ा उस वक्त क्या सूरत हाल थी? TTP कहाँ आप समझते हैं कि मौजूद थी या चैलेंज था सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, अमन व अमान की सूरत हाल तो हमारे सूबे में इलेक्शन से पहले भी अच्छी नहीं थी, और फिर जो पुलिस लैंड का वाक़या हुआ, और आज अगर आप वज़ीरिस्तान में देखें, अगर आप बनू में देखें, अगर आप लक्की मरवत में देखें, अगर आप कोरम में देखें, तो इस जगहों पे आए रोज़ वाक़यात होते हैं। हमारे पुलिस के भाई, हमारे फौजी जवान, हमारे अब तो कस्टम के जवान भी शहीद हो रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत और तमाम मुतल्लिक़ इदारे जो है ना, वो तो अपना कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने उनको जो उनकी ज़रूरियात है वो भी मुहैया की, और वज़ीर आला साहब ने भी कहा कि मैं मुहैया करूँगा। ये हम अपना फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि रियासत की बका और अवाम की हिफाजत ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और अगर हुकूमत
इस चीज में नाकाम होती है तो फिर लेकिन हाजी गुलाम अली साहब एक सर आखिरी सवाल होगा कि अब अगर आप देखें तो खास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगें तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे। आप बतौर साबिक गवर्नर आप समझते हैं कि पीटीआई को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो ही मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे? जो बयानात आए आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं? देखिए, रियासत के एक बड़े इदारे ने ये बात कही कि माफ़ी मांगी जाए, अखबारात में भी यही आ रही है। हाँ। मैं ये समझता हूँ वैसे हाँ। सियासी कारकुन कि अगर माफ़ी से मसला हल होता है तो रियासत चूंकि एक जिम्मेदार जगह पे बैठी है और रियासत की बका इन इदारों का काम है, तो मेरे ख्याल में कि इदारे नरमी पैदा करें, क्योंकि एक फर्द अच्छा। क्योंकि उनसे हम उनको क्या कह के माफ़ी, और अगर कुछ इस तरह काम हुआ है 9 मई को मैं खुद लाहौर गया, हमने देखा रियासत पर इसको, इस तमाम चीज़ों को हम रियासत पर अमला तस्वर करते हैं। दूसरी जानब वो बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, तो ये तो रियासती इदारों का फ़र्ज है कि किसने क्या किया। लेकिन मेरे ख्याल में हमें आगे बढ़ने के लिए सियासी जमातों को, आज भी मैं फिर कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान बहुत कुव्वत के साथ निकला है। आपने अवामी अंदाज देख लिए कि कितने लोग इकट्ठे हुए, बाकी जो पीटीआई है और बाकी जो जमातें हैं वो भी एहतजाज पर है। तो मेरे ख्याल में अगर ये एहतजाज का खात्मा हो सकता है और इनके साथ अगर बात हो सकती है, और अगर ये वाकई अगर कुछ इलेक्शन में गड़बड़ हुआ है तो अजाला करना जो है ना, और रियासत की दिफा है, रियासत की इफादत है और रियासत की मजबूती है। तो हाजी गुलाम अली साहब आप समझते हैं कि इदारों को बड़ापन जो है वो दिखाना चाहिए और मामले को दरगुजर करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? अब यार ये छोटी छोटी चीजें मैं 20 दफा माफी मांग लूंगा। देखो, मेरे माफी से न कुछ आगे बढ़ सकते हैं न पीछे। हाँ, ज़हनों की माफी, ज़हनों का जो हमारा ज़हन में कुछ है उसका खात्मा, कि हम रियासत को मजबूत करें, और रियासत को मजबूत करना ये इदारे की मजबूती है, ये अवाम की मजबूती है, ये पाकिस्तान की मजबूती है। मैं तो ठीक है हाजी गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हाजी गुलाम अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब और हाजी गुलाम अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की और पीटीआई नज़रियाती के दरमियान लफ्ज़ों की एक जंग जारी रहती है, इसी हवाले से माजी में भी आपके सामने मामला है कि ख़ुद तहरीक इंसाफ ने पीटीआई नज़रियाती के साथ मामला शुरू किए, बातचीत शुरू की और इत्तेहाद होने वाला था, वो इत्तेहाद नहीं हो सका था। अब दोनों पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त बयान देते हैं। ये मामला है क्या, मामला बिगड़ा क्यों? हम इसी मामले पर पीटीआई नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार साहब से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डार साहब, आपने वक्त निकाला। इस वक्त अब हाल ही में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है आपके ऊपर, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके साथ इत्तेहाद हो रहा था, मुख्तलिफ आपके भी बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एक नुक्ता अभी भी रहता है कि जो इत्तेहाद हो रहा था वो इत्तेहाद ना होने की वजूहात क्या थी उस वक्त? ये देखिए जी, ये जो इत्तेहाद ना होने के जो बेसिक उसको कह सकते हैं कि इनकी खुदगर्जी, इनकी सेल्फिश होना इनका, और इनका एहसान फरामोशियाँ, मोहसिन कशियाँ, और ये इनका वतीरा है, इनका खासा है, इनकी तारीफ कह सकते हैं आप। तो 2007 में जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो उस वक़्त भी मैंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया और मुझे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि जी आपने ये क्या किया। तो मैंने कहा कि जी मैंने सच्चाई को ज्वाइन किया है, और जब मौरख लिखेगा सच्चाई तो मेरा नाम भी साथ आएगा। लेकिन मैं जल्दी भांप गया इनको कि ये लोग सच्चाई नाम की दिया चीज़ ही नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे पे इल्ज़ाम लगाए और मेरी नेक नीति और मेरे वर्क के सिलसिले में उन्होंने गंदगी दी और मेरे ऊपर नहीं। लेकिन डार साहब, आपके साथ मुज़ाकरात किसने शुरू किए थे और आपकी नज़र में
जिम्मेदार कौन है? इत्तेहाद ना होने का फैसला बानी पीटीआई का था या आप समझते हैं कि जो पीछे रहनुमा थे उन्होंने ये मामलात खराब किए? अब 2000 आ जाते हैं 23 में ना, दिसंबर में, 10 दिसंबर को फरदौस नकवी है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी हमें आपकी ज़रूरत है तो हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हमें गोल्ड ले दें इमरान खान से और आरिफ अलवी से। तो आरिफ अलवी साहब से, इमरान खान साहब से इन्होंने गोल्ड ले लिया। फिर मामला तो हुए, तो मुझे इन्होंने बुलाया इस्लामाबाद के, जी आप आएँ, वहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो मैंने इनको कहा, इन्होंने पूछा मुझसे कि आपका क्या, कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं? तो मैंने कहा जी मैं नवाज शरीफ और जरदारी का रास्ता रोकने के लिए हर काम करने को तैयार हूँ। ये बड़े हैप्पी हुए, बड़े खुश हुए कि डॉक्टर साहब आप इस तरह सोचते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर पीटीआई को मेरी जरूरत पड़ गई है, इन्होंने वो कि माजी में मेरी तहरीक की, तो आप मेरे पास आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं खान साहब को अच्छा नहीं समझता था हूँ, और नेक्स्ट आगे क्या होता है। मैं ये सोच रहा था कि मैं मुफाहमत का रास्ता बन जाऊँ, दूरियां और जो तलखियाँ हैं, फासले वो कम करने की मैं बन जाऊँ, एक रास्ता बन जाऊँ। लेकिन मैं गया इधर, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, फिर मैं आ गया। होता ये था कि ये छुपन छुपाई खेलते थे मेरे साथ। जब बल्ला मिल जाता था तो ये भाग जाते थे, जब बल्ला इनसे छिन जाता था मेरे पास आ जाते थे। फिर बल्ला छिन गया इनसे, तो इन्होंने मुझे कहा जी डॉक्टर साहब आप आए, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। फिर दूसरी मरतबा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुझे भिजवाया, मुझे भिजवाया, तो साइन हुआ, कुछ नहीं हुए, कोई साइन नहीं हुए। फिर मैं चला गया। लेकिन आखिर में हुआ क्या डॉक्टर साहब? आखिर में मामला खराब कहाँ हुए? आखिर में फिर मैंने इनको कहा कि जी 10 दिसंबर से मामला शुरू हुए, ये 33 डेज की कहानी है। तो मैंने इन्हें कहा जी मुझे अपना काम करने दे, आपने पता नहीं क्या करते हैं, क्या छुपन छुपाई खेल के हैं, ये जिग-जैग बनाते फिरते हैं आप। तो मैंने 10 जनवरी को दे दिया, वो ऐड दे दिया अखबार में कि मेरी अपनी लोग, पार्टी के लोग टिकट्स लेने के लिए मेरे पास आ गए। ये फिर 12 जनवरी की रात को मेरे पास आ गए, ऑनलाइन फोन पे आते थे। मैं उनको क्या गया था इस्लामाबाद कि अब आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो मेरे घर पे होगा, शुक्रा में होगा, वो भी एमओयू होगा, जो कुछ भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मेरे घर पे शुक्रा में होगी। तो ये फिर छुप गए। फिर साथ साथ हियरिंग चलती थी बल्ले की ना, तो जब बल्ले की हियरिंग चलती थी तो ये फिर उधर भी आस लगाए बैठते थे ना, मेरे साथ ये ऐसा खेल खेलते थे। तो वो 12 जनवरी की रात को ये आ गए, 1-2 बजे लाइन पे आ गए ये लोग। 13 जनवरी समझ लें आप उसको, नहीं जी नहीं, हमने आपके साथ चलना है, हमने आपके साथ चलना है। तो कुछ चीजें तय हो गई, हमारी चीजें तय हो गई। तो उसके बाद 13 जनवरी की नहीं, लेकिन जी हाँ, लेकिन ये बताइएगा ना डॉक्टर साहब के अभी इस वक्त अगर आप देखें तो आप खासतौर पर खान साहब के हवाले से क्या सोच रखते हैं? आप समझते हैं कि उन्होंने मामलात खराब किए या उनको इस चीज का इल्म नहीं था? उनसे मुतल्लिक आप क्या राय रखते हैं? मैं क्लियर करूं, 13 जनवरी को सुबह जब लास्ट डेट थी टिकट सबमिट करने की, तो मैंने दोबारा इनसे पूछा, ये गायब हो गए ना रात को बातें तय करके। तो 9:30 को 9:30 बजे सुबह 13 जनवरी को मैंने पूछा कि किधर हो आप लोग भाई? उमर यूब भी आ गया लाइन पे और शौकत फरदौस नकवी भी आ गया। तो मुझे बड़ी, आई एम ग्रेटफुल जी, थैंकफुल टू यू, बड़े ममनून है आपके, बड़े मशकूर हैं आपके। तो जो चीज़ें डिसाइड हुई थी उस पर बात ही नहीं कर रहे, हालांकि मैंने इनको अनकंडीशनल भी कह दिया हुआ था। तो फिर ये कहने लगे जी ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब आप क्या समझते हैं? अब आप क्या समझते हैं कि मामला खास तौर पर खान साहब के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? खान साहब के हवाले से मैं राय ये रखता हूँ, देखें जी वो फरामोश शख्स है, खुद गर्ज इंसान है और किसी का कुछ नहीं लगता, और वो उसको अपनी ज़ात के आगे कुछ नहीं है। जो शख्स ये कह सकते हैं अद्वैतवाद के बाद कि जी मुखालफिन को लाने से बेहतर था पाकिस्तान के ऊपर एटम बम करा देते और पाक फौज कमज़ोर हो जाएगी, पाकिस्तान कमज़ोर होने जा रहा है, और IMF के पास जाके वो कहते हैं कि फंडिंग ना करें, और IMF के पास जाके कहते हैं कि हमारी जो दानदी है उसका देखें, उसको उस मामले को देखें। ये कैसी बातें हैं कि जी आप कहते हैं अमेरिका से हमें आज़ादी चाहिए? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बताएं ना कि आप खुद PTI को टिकट्स दे रहे थे, PTI के साथ इत्तेहाद कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि खान साहब खुद गर्ज हैं, एहसान फरामोश हैं, तो आप तो अभी 2024 के इंतखाबात में आप उनके साथ इत्तेहाद कर रहे थे। वो मुझे ज्वाइन कर रहे थे, मैं उनको ज्वाइन नहीं सका, और मैंने आपको बताया, सर, लेकिन आप अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म तो उनको दे रहे थे डॉक्टर साहब। बात आप गुरमानी साहब ठीक है, मैंने इससे पहले क्लियर किया है कि मेरे माइंड में चल रहा था, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त पूछे थे कि मोहतरम आप तो खान साहब के खिलाफ हो,
मैं कहता था यार मैं जो हालात हाँ। हैं, मुल्क की हालात हैं, तो मेरी थॉट ये है कि वोट की ताकत से पनपने वाली क़यादत को वोट की ताकत से हराया जाए। मेरे माइंड में ये चल रहा था। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी आपने एक बयान अभी हमसे जो गुफ्तगू की उसमें भी आपने कहा कि हमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोकना है तो आप पीटीआई का साथ देने के लिए तैयार हैं। आपने ये मौकफ रखा पीटीआई के सामने, तो फिर आप खान साहब के मुखालिफ अचानक क्यों हो गए? खान साहब के मुखालिफ आपको तो रास्ता जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का रोकना था ना सर। आपने तो पीटीआई के साथ देने का फैसला किया था। पीटीआई ने आपके बकौल आपको धोखा दिया, छुपन छुपाई खेली, उन्होंने आपके साथ इत्तेहाद नहीं किया। तो आप तो उनके साथ इत्तेहाद कर रहे थे, आप तो विलिंग थे, तो फिर अचानक मुखालफत क्यों हो गई है? मुखालफत इसलिए हुई जब आप अपनी बात पे ठहरते नहीं है, जब आप ये बंदे को यूज करते हो, जब आप बंदे से सिंसियर ही नहीं हो, जब सिंसियरिटी नहीं है। वो कहते हैं जब आप निकाह नहीं करोगे तो कोई कैसे बसेगा? निकाह करने के बाद बगैर आप किसको कहेंगे आप बसते नहीं हो? तो बात ये करने की है कि मैं खान साहब की नेचर को जानता हूँ, खान साहब के मामला तो उनकी सोच को समझता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि मैं ये सोच रहा था कि मैं दूसरी कुव्वतों और इनके दरमियान कोई दरमियानी रास्ता बन जाए और रंशे कम हो जाए। मेरी थॉट ये चल रही थी, मेरे अंदर ये मेरे माइंड में ये मामला चल रहे थे। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अख्तर इकबाल डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त हमने शुरू में जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है जो इंतखाबात के हवाले से साबिक निगरान वज़ीर आज़म का फॉर्म 47 से मुतल्लिक बयान था। देखें कि राना सनाउल्लाह साहब का भी अहम बयान है, फिर सलीम मांडीवाला साहब भी कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ बातचीत करने के लिए तैयार है तो पीपल्स पार्टी ने कभी मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। अब देखें कि आने वाले दिनों में क्या तहरीक इंसाफ अपने जो उनका स्टांस है उसमें कोई वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।